हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनालिटिक्स का यूनिट 5। आई होप आपने यूनिट 4 तक सारा कंप्लीट कर लिया है, आपने प्रैक्टिकल वीडियो भी साथ साथ देख ली है, ठीक है। एंड अब हम आ गए हैं लास्ट यूनिट पे, तो इस लास्ट यूनिट को भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। सो इस यूनिट में ना हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला है प्रिडिक्टिव एंड एनालिसिस एंड दूसरा है टेक्सचुअल एनालिसिस। सो पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है? देखो, जैसा इसका नाम है ना वैसा इसका काम है। ये चीज़ें प्रिडिक्ट करता है, मतलब ये ना प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प से कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन, व्हाट कुड बी हैपन, क्या हो सकता है, जो प्रिडिक्शन करता है ना दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। अब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की ना बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अब हमें इन टेक्निक्स को डिटेल में पढ़ना है। सो पहली टेक्निक है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब जिन लोगों ने पिछले साल स्टार्ट पढ़ा था बड़े ढंग से, उन्हें पता होगा कि रिग्रेशन क्या होता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि मैम हमने तो ढंग से पढ़ा ही नहीं। पता ही था मेरे को, ढंग से समझा रही हूँ मैं, चिंता मत करो। देखो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक स्टैटिकल लर्निंग मेथड है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम एग्जामिन करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं दो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बीच का क्वांटिटेटिव रिलेशन। अब इसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो जनरली x होता है, और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे जनरली हम y से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं जो कि लीनियर होती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि हम x की वैल्यू देते हैं और y की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। अब इस मॉडल को ना कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसके ना सारे एलिमेंट का मतलब हमें बहुत ढंग से समझना है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है। रिग्रेशन के जितने भी आंसर्स आएंगे उनकी इंटरप्रिटेशन भी आपको पूछी जा सकती है, तो आपको ये भी बड़े ढंग से समझना है और आगे की चीज़ें भी बड़े ध्यान से समझनी है। देखो, इस मॉडल के अंदर ये जो है, ये वाला जो सिंबल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0। अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या होगी, ये उस चीज़ को बता रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये दूसरा वाला सिंबल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर x की यूनिट 1 है, मतलब x की यूनिट अगर 1 से 2 हो रही है, एक यूनिट का अगर x में चेंज आ रहा है तो y में कितना चेंज आएगा, मतलब अगर x में एक यूनिट का चेंज आ रहा है तो y कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये वाला सिंबल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पे। देखो, इसको समझने के लिए ना आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। मान लो एग्जाम्पल लो, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। आप चिंटू मिंटू का एग्जाम्पल नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल है। हमने x लिया है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और y लिया है सेल्स। अब हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से सेल्स कितनी हो रही है, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं ना कि सेल्स सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की वजह से हो रही हो सकता है कि जो बायर है, बायर आ गया यहाँ पे चिंटू, आ गया चिंटू, ठीक है, तो बायर यहाँ पे चिंटू है। चिंटू ने भले ही ऐड ना देखा हो लेकिन उसकी इनकम बढ़ गई है। अब चिंटू की इनकम बढ़ी तो उसने सेल्स बढ़ा दी। अब हो सकता है कि चलो इनकम छोड़ो, चिंटू की डिमांड बढ़ गई, अब चिंटू को ज़्यादा टेढ़े मेढ़े खाने, तो भले ही उसने टेढ़े मेढ़े का ऐड नहीं देखा बट फिर भी सेल्स बढ़ जाएगी टेढ़े मेढ़े की। तो एडवर्टाइजमेंट के अलावा जो हमारा एक्स वेरिएबल है उसके अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सेल्स को, जो अफेक्ट कर रहे हैं सेल्स को। तो ये सारे फैक्टर्स का जो रेंडम एरर आता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरर टर्म का यूज़ करते हैं। ये जो सिंबल है दैट इज अ एरर टर्म। इट रिप्रेजेंट अ रैंडम एरर और वेरिएशन इन y दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। मतलब वो वेरिएशन इन सेल्स, मतलब वो इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स जो कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से ना आ रहे हो, ठीक है। अब इसका ना कोड मैंने यहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनता है। अब ये कोड मैं आपको कब बताऊंगी, जब मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो कराऊंगी, ठीक है। अभी बस मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, हम LM फंक्शन का यहाँ यूज़ करते हैं। LM का मतलब क्या है? लीनियर मॉडल। इस फंक्शन की हेल्प से हम जो रिग्रेशन लीनियर रिलेशनशिप है उसको बनाते हैं। अब आ जाता है स्टेप इन बिल्डिंग अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन R। क्या क्या स्टेप लगते हैं? तो सबसे पहले डेटा को प्रिपेयर करा जाता है। तो देखो, जो भी डेटा सेट होगा ना उसको हम क्लीन करेंगे, जितनी भी मिसिंग वैल्यू है वेरिएबल्स की वो सब हटाएंगे, ठीक है, और उसे लोड कर लेंगे R में विद द हेल्प ऑफ रीड एक्सेल से या फिर रीड CSV से, जो भी हम यूज़ करें। देन उसके बाद हम डेटा को विजुलाइज करेंगे। देखो, मॉडल बनाने से पहले, फिटिंग अ मॉडल से पहले हम क्या करते हैं, डेटा को विजुलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैटर प्लॉट। अब यूनिट 4 जिसने देखी है उसे पता है कि स्कैटर प्लॉट क्या होता है, और जिसने नहीं देखी जाके यूनिट 4 देख के आओ, ठीक है।
इसकी हेल्प से हम ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या कोई रिलेशनशिप या पैटर्न है। लीनियर रिग्रेशन तभी हम फिर यूज़ करेंगे, अगर नहीं है कोई पैटर्न या ट्रेंड तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। देन उसके बाद हम करते हैं फिटिंग अ मॉडल। फिटिंग अ मॉडल क्या है कि LM फंक्शन की हेल्प से हम मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाते हैं वो ऐसा मॉडल जो रिलेशनशिप डिनोट कर रहा हो दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। देन आता है समराइज द मॉडल। फिर हम समरी फंक्शन का यूज़ करते हैं और ये जो मॉडल है इसकी पूरी डिटेल निकालते हैं। देन आता है प्लॉटिंग अ रिग्रेशन लाइन। देखो समराइज करने के बाद सारा हमने डिटेल निकाल लिया, उसके बाद क्या करते हैं हम ये रिग्रेशन लाइन को, ये जो रिग्रेशन लाइन हमारी होती है ना, इसको उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्कैटर प्लॉट के अंदर, ठीक है। और ये किस फंक्शन से होता है, AB लाइन फंक्शन की हेल्प से हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, विजुअली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है मेकिंग अ प्रिडिक्शन। अब एक बार लाइन वाइन सब हो गई तो फिर हम प्रिडिक्ट फंक्शन का यूज करते हैं और y की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं x की वैल्यू प्रोवाइड करके। x की वैल्यू मतलब हम एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे और फिर देखेंगे कि सेल्स की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। देन उसके बाद इवैल्यूएटिंग अ रेजिडुअल्स। फाइनली जो एनालिस्ट होता है वो ये एग्जामिन करता है कि मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो सही है या नहीं, कैसे, रेजिडुअल्स को प्लॉट करके, ठीक है। अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। अभी दो चीज है, एक है कॉन्फिडेंस इंटरवल और दूसरी चीज तो है हमारी वो है प्रिडिक्शन इंटरवल। पहले हम पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल को, फिर पढ़ेंगे प्रिडिक्शन इंटरवल को। देखो इसको ना एक एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको समझाती हूँ। मान लो आपने 100 लड़कों की हाइट नापी, 100 लड़कों की हाइट नापी, हाइट आई 170 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 लड़कों की हाइट नापी और हाइट का जो एवरेज आया, हाइट का जो एवरेज आया, मीन आया, वो आपका आया 170 सेंटीमीटर। अब मान लो आप इंडिया के सारे लड़कों की हाइट नाप रहे हो, सारे लड़कों की हाइट नाप रहे हो, तो उनका जरूरी थोड़ी है ना कि एवरेज जो है वो 170 सेंटीमीटर है। हो सकता है उनका एवरेज जो है वो 161 सेंटीमीटर आ जाए, है ना, 161 सेंटीमीटर आ जाए। तो हम क्या कहते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस है कि जो एवरेज आएगा, एवरेज आएगा, आप किसी भी चाहे पूरे 100 लड़कों की नाप लो, 150 लड़कों की नाप लो या फिर इंडिया के सारे लड़कों की नाप लो, उनकी हाइट का जो एवरेज आएगा ना वो 150 से 170 के बीच में आएगा। अब ये जो बात मैंने कही है दिस इज कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि चाहे आप कोई सा भी सैंपल ले लो, जो मीन पड़ेगा वो इसी एवरेज के या इसी इंटरवल के बीच में पड़ेगा। यही चीज रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब इसको थोड़ा डिटेल में थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। देखो confidence interval is used to estimate the range within which actual mean of dependent variable lie for a given value of independent variable because it focus on a average। ये सिर्फ कंसिडर करता है अनसर्टेनिटी जो एस्टिमेट करती है मीन में, मतलब ये सिंगल वैल्यू की बात नहीं कर रहा। ये कौन सी रेंज प्रोवाइड कर रहा है, मीन की रेंज प्रोवाइड कर रहा है। इसने ये नहीं कहा कि एक लड़के की हाइट इतनी होगी, एक लड़के की हाइट इतनी होगी, नहीं, उसने ये कहा कि जो मीन होगा वो 150 से 170 के बीच में होगा। तो ये सिर्फ वो वाली अनसर्टेनिटी कंसिडर करता है जो मीन में आती है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल यू हैव अ रिग्रेशन मॉडल जो प्रिडिक्ट कर रहा है कार माइलेज बेस्ड ऑन अ कार वेट। तो आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ कह रहे हो कि जो एवरेज कार माइलेज होगी सारी कार की जिनका वेट 3 यूनिट है वो 8.5 to 20 MPJ के बीच में लाई करेगा। तो ये होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल कि आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो कि किसी भी चीज का एवरेज जो है वो इसी इंटरवल के बीच में पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, रिग्रेशन प्लॉट में इसको भी विजुलाइज करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल को भी हम डिपिक्ट करते हैं एज अ शेडेड एरिया जो क्लोजली रिग्रेशन लाइन के चारों तरफ होता है, ठीक है। अब इसका मैंने यहाँ पे कोड लिखा है और ये कोड मैं आपको प्रैक्टिकल में करा दूंगी। अब आ जाते हैं प्रिडिक्शन इंटरवल पे। देखो प्रिडिक्शन इंटरवल क्या कहता है, प्रिडिक्शन इंटरवल को भी एक एग्जाम्पल से समझो। आपने 100 लड़कों की हाइट नापी, फिर से 100 लड़कों की आप हाइट नाप रहे हो, ठीक है। अब 100 लड़कों की जब आपने हाइट नापी तो 170 सेंटीमीटर का लगभग एवरेज मीन वगैरह जो भी निकला ये आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि आपने ये कहा कि अगर रेंडमली आप 101 वाला लड़का उठा रहे हो तो उसकी हाइट जो है वो 172 सेंटीमीटर निकलेगी। या आपने क्या किया, आपने प्रिडिक्ट कर दिया, प्रिडिक्ट किया ना कि 100 लड़कों की हाइट 170 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। अब जो 101 लड़का होगा
उसकी हाइट 172 सेंटीमीटर होगी। तो ये होता है प्रिडिक्शन इंटरवल। प्रिडिक्शन इंटरवल प्रिडिक्ट करता है रेंज, जहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है, सिंगल लड़के की बात करी थी मैंने, पूरे 100 या 50 की नहीं, सिंगल या इंडिविजुअल फ्यूचर ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करेगी। जैसे अभी तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि 172 सेंटीमीटर पे लाई करेगी, बट अगर मैं इस बात को ये कह दूँ कि जो हाइट है वो लगभग 150 से 180 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि नेक्स्ट इंडिविजुअल जो होगा उसकी हाइट मैंने प्रिडिक्ट कर दी, उसके हाइट का इंटरवल मैंने प्रिडिक्ट कर दिया, एंड दैट इज व्हाट अ प्रिडिक्शन इंटरवल। अब इसको भी हम विजुलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन लाइन। लेकिन मान लो जैसे ये रिग्रेशन लाइन है, ठीक है, ये वाली रिग्रेशन मैं फिर से बनाती हूँ, थोड़ी सुंदर सी बनाती हूँ, ये रिग्रेशन लाइन है। तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा ना वो बहुत ही ऐसे होगा, बिल्कुल इस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज्ड होगा, ठीक है। बट अगर प्रिडिक्शन इंटरवल की मैं बात करूं तो प्रिडिक्शन इंटरवल ज़्यादा एरिया को ऐसे इंगेज करेगा, इसकी रेंज ज़्यादा होती है। मैंने अभी आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल में कितनी रेंज बताई थी, 150 से 170, और प्रिडिक्शन इंटरवल में कितनी बताई, 150 से 180। वो इसीलिए बताई क्योंकि प्रिडिक्शन इंटरवल की रेंज ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं इनका डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने के चांसेस हैं। देखो, कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो रेंज ऑफ वैल्यू होती है ना, वो मीन की एक्सपेक्टेड मीन कहाँ लाई करेगा, ये हम देखते हैं। बट प्रिडिक्शन में हम इंडिविजुअल वैल्यू के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं एवरेज आउटकम ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे हम सिंगल फ्यूचर ऑब्जर्वेशन को प्रिडिक्ट करते हैं। इसका इंटरवल नैरो होता है, ध्यान रखना, और इसका वाइडर होता है। ये लेस अनसर्टेन होता है और ये ज़्यादा अनसर्टेन होता है, ठीक है। ये एक्यूरेसी ज़्यादा, इसकी एक्यूरेसी होती है, इसकी एक्यूरेसी कम होती है, एंड इसके अलावा भी कुछ मैंने डिफरेंसेस दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। देखो, जैसे सिंगल लीनियर रिग्रेशन था ना, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी कुछ वैसा ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हमने सिर्फ एक फैक्टर कंसिडर करा था, सेल्स एक था, सेल्स तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, बट एक्स में हमने सिर्फ एक फैक्टर कंसिडर करा था, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। वहीं अगर मैं इसे x1 मान लूँ और फिर एक x2 दूसरा फैक्टर कंसिडर कर लूँ, इनकम, उसके बाद एक और x3 फैक्टर कंसिडर कर लूँ, क्या, डिमांड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और फिर अब मैं मॉडल प्रिडिक्ट कर रही हूँ, तो दैट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है। इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख रहे हो कि वहाँ पे सिर्फ क्या था कि b1 x था, बट यहाँ पे b1 x1, b2 x2, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आ जाते हैं रूल ऑफ p वैल्यू। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना। आपका जो भी रिग्रेशन मॉडल की आपने समरी फंक्शन लगाओगे, जब मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगी तो जब आप समरी फंक्शन लगाओगे, समरी फंक्शन लगाने के बाद आपके पास पूरी डिटेल आएंगी। अब डिटेल तो आ गई, लेकिन उस डिटेल को इंटरप्रेट कैसे करना है वो भी तो आना चाहिए ना। तो वहाँ पे एक वैल्यू आएगी p वैल्यू। इसकी हेल्प से आप ये देखोगे कि क्या रिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अभी मैम सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, देखो, एक रिलेशन मैंने आपको बताया है सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के बीच का, ठीक है। रिलेशनशिप इसकी बात हो रही है, कहीं और दिमाग मत लगाओ, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के बीच का रिलेशन बताया। तो ये कोई रिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये इस बात से पता चलेगा कि अगर एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट है अच्छा खासा सेल्स पे या नहीं। अगर एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बढ़ने से सेल्स बढ़ी या एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बढ़ने से सेल्स घट रही है, तो मतलब सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, ठीक है, स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है। अब p वैल्यू को देख के आप कैसे बात पता करोगे, p वैल्यू को देखो कैसे पता करोगे। अगर p वैल्यू जो है वो 0.05 से कम है तो वेरिएबल का बीच का रिलेशन स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है, बट अगर p वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है तो मतलब स्टैटिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की ना कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ की अजम्पशन है, और की अजम्पशंस को बड़े अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आप मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेन करके आओगे आपको एग्जाम्पशन भी एक्सप्लेन करके आनी है, और p वैल्यू की जो मैंने ये सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन बताई है ये भी आपको एक्सप्लेन करके आनी है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या अजम्पशन है। पहला है लिनियरिटी, मतलब जो रिलेशन होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का वो लीनियर ही होगा। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंसी, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ना डेटा सेट की वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। नेक्स्ट इज होमोडेसिटी, इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएंस ऑफ एरर होगा ना, जो हमने इस चीज से डिनोट कर रहे थे, वो सेम ही रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम ना डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉर्मैलिटी, मतलब जो रेजिडुअल और एरर टर्म है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी।
एंड द फिफ्थ इज नो मल्टीकोलोनैरिटी। इसका मतलब क्या है कि मान लो मैंने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं, कौन कौन से, एक तो एडवर्टाइजमेंट लिया है और एक है इनकम। तो ये एडवर्टाइजमेंट और इनकम का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, आपस में इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। सो इसमें इट मीन नो मल्टीकोलोनैरिटी। बट अगर इन दोनों का आपस में ही कोई रिलेशन निकल गया ना, तो मतलब मल्टीकोलोनैरिटी है, और उस केस में जो हमारा रिग्रेशन कॉफिशिएंट हो जाता है वो अनस्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, कोड को छोड़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की ना कुछ प्रॉब्लम है। कौन कौन सी प्रॉब्लम है? हेटेरोडेसिटी एंड द मल्टीक्लोनैरिटी। हेटेरोडेसिटी क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो वेरिएशन है एरर का वो देखने को मिलता है। मतलब जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है वैसे वैसे जो एरर है ना, रेजिडुअल एरर टर्म है, वो भी बढ़ती चली जाती है या कम होती चली जाती है। इसे कहते हैं हेटेरोडेसिटी। अगर ये चीज नहीं हो रही होती, अगर ये कांस्टेंट रहती है, तो उसे कहते हैं होमोडेसिटी, जिसे हम ऊपर पढ़ रहे थे। नेक्स्ट आता है मल्टीक्लोनैरिटी, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे इसकी इंटरप्रिटेशन। देखो हेटेरोडेसिटी को चेक करने के लिए ना बीपी टेस्ट का यूज करा जाता है, ठीक है। आर में जो आपके सिलेबस में है वो है बीपी टेस्ट। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि वेटेड लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन होता है या और भी लॉग ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में है बीपी टेस्ट। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस कैसे देखा जाएगा। अगर पी वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो मतलब कोई हेटेरोडेसिटी नहीं है, बट अगर पी वैल्यू 0.05 से छोटी है मतलब हेटेरोडेसिटी प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है मल्टीक्लोनैरिटी। मल्टीक्लोनैरिटी का मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना रिग्रेशन मॉडल के, उनका आपस में ही कोरिलेशन है, वो आपस में ही रिलेट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि मल्टीक्लोनैरिटी एग्जिस्ट करती है, और जो हमारा मॉडल होता है वो हमें रिडंडेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब इससे बचने का उपाय क्या है? इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो मान लो तुम्हारे दो कोई फैक्टर हैं जिनके बीच में कोरिलेशन निकल रहा है, ठीक है, कोरिलेटेड वो आ रहे हैं, तो उसमें से किसी एक फैक्टर को डिलीट कर दो, एक फैक्टर को डिलीट कर दो। अगर डिलीट नहीं कर सकते तो इन दो फैक्टर को मर्ज करके एक फैक्टर बना दो। अब इसको टेस्ट करने के लिए ना हम वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर का यूज करा जाता है आर में, जो आपके सिलेबस में और आप प्रैक्टिकल में पढ़ोगे। अब इसकी इंटरप्रिटेशन को समझो। अगर हमारा VIF टेस्ट की जो वैल्यू है वो 1 आ रही है, मतलब नो मल्टीक्लोनैरिटी। अगर 5 से कम आ रही है तो भी एक्सेप्टेबल है, अगर 5 से 10 के बीच में आ रही है तो भी ठीक है, बट अगर इसकी वैल्यू 10 से ज्यादा आ रही है तो फिर सीरियस मल्टीक्लोनैरिटी है, तो फिर सीरियस मल्टीक्लोनैरिटी है। देखो मल्टीक्लोनैरिटी टेस्ट के लिए हमें कार पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है, और हेटेरोडेसिटी टेस्ट के लिए हमें LM टेस्ट पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। बस अभी इतना ध्यान रखो, बाकी जब प्रैक्टिकल वीडियो आएगी तो सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझाई जाएगी, ठीक है। इतना होने के बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस। टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस क्या होता है? तो देखो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस का एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रिटन या स्पोकन टेक्स्ट जो होता है ना, उसको एग्जामिन करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके अंदर से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, पैटर्न या इनसाइट हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी वर्ड, फेस, सेंटेंस या स्ट्रक्चर होता है ना टेक्सचुअल डेटा का, उसको हम स्टडी करते हैं ताकि जो अंडरलाइन मीनिंग है या रिलेशनशिप है उसको समझ पाए। बिजनेस एनालिटिक्स में कैसे यूज होता है ये? तो देखो टेक्सचुअल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है टेक्स्ट के फॉर्म में, जैसे कस्टमर का रिव्यू, ईमेल। आप खुद बताओ, आपको अगर कोई भी बात लिखनी होती है तो आप ऐसे थोड़ी लिखते हो 1 2 7 8, ऐसे थोड़ी लिखते हो। आपको अगर ये लिखना है कि ये वाला जो सामान है, ये वाला जो नेल पॉलिश है, या ये वाला जो कंप्यूटर है मुझे बहुत पसंद आया, तो आप ऐसे ही तो लिखोगे आई लाइक दिस कंप्यूटर, ठीक है, आई लाइक दिस PC, ऐसे ही तो लिखोगे ना, आई लाइक दिस पर्सनल कंप्यूटर। तो ये एक टेक्स्ट हो गया। तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है ना वो टेक्स्ट के फॉर्म में ही होती है। अब अगर हम सिर्फ नंबर को एनालाइज करते रह जाएंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट रिव्यूज हैं, ये जो इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल डेटा है, इसको तो हम मिस कर जाएंगे, और इसके पीछे जो ट्रेंड पैटर्न है वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। उसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आता है टेक्सचुअल एनालिसिस, जो आप पढ़ने वाले हो। तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप सीखने वाले हो, ठीक है। बेसिक स्टेप क्या होता है टेक्सचुअल एनालिसिस के? तो पहला स्टेप है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। मतलब टेक्स्ट को क्लीन किया जाता है, बिल्कुल पूरा क्लीन किया जाता है। उसमें से जो पूरा टेक्स्ट है ना, कोई अपर वर्ड में होता है, कोई लोअर केस में होता है ना, सबको लोअर केस में कन्वर्ट करा जाता है। फिर उसमें से जो स्टॉप वर्ड होते हैं, स्टॉप वर्ड मतलब कॉमा और फुल स्टॉप, ये सब हटाया जाता है। इसके अलावा जो इज द, जो पंक्चुएशन होती हैं, इज द होते हैं या स्पेशल कैरेक्टर है, उन सबको हटा दिया जाता है।
देन करा जाता है टोकनाइजेशन। आपको ना पता है डेफिनेशन आएंगी एग्जाम में कि ये टोकनाइजेशन क्या होता है, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो इनको ना ध्यान से पढ़ लो, इधर उधर ध्यान मत लगाओ। ये जो कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि बस वीडियो बंद करके इंस्टाग्राम देखो, इंस्टाग्राम से काम नहीं चलेगा। एग्जाम में इंस्टाग्राम की रील नहीं लिख के आ सकते, यही लिख के आओगे जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो ध्यान से पढ़ो। टोकनाइजेशन क्या होता है, ये एक स्टेप होता है जिसमें जो क्लीन वाला टेक्स्ट है ना, इसको हम स्मॉल स्मॉल मीनिंगफुल यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। लाइक मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक दिस पीसी, और मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगा लिया, तो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग क्या करेगा, पहले तो ये आई खत्म कर देगा, दिस खत्म कर देगा, ठीक है। बस दो सेंटेंस रखेगा, कौन से दो वर्ड रखेगा, लाइक और पीसी, और इन दोनों वर्ड को भी ना अलग अलग कर देगा। अलग अलग कौन सा कम करेगा, टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन इन दोनों वर्ड को अलग अलग कर देगा, मतलब सारे फेजेस को, सारे वर्ड्स को अलग अलग कर देता है। देन आता है टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। ये क्या करता है कि टेक्स्ट को ना मैथमेटिकल या फिर स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी काउंट करता है। लाइक मैंने ना मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई लाइक दिस पीसी। अब किसी ने दूसरा एक सेंटेंस लिखा, आई लव दिस पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। तो ये क्या करेगा, एक किसी ने तीसरा सेंटेंस लिखा, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट पीसी, ठीक है। तो अब इसने सारे सेंटेंस को अलग अलग कर लिया, लाइक को अलग कर लिया है, पीसी को अलग कर लिया, लव को अलग कर लिया, पीसी को अलग कर लिया, लाइक को अलग कर लिया, पीसी को अलग कर लिया। तो अब ये काउंट करेगा कि लाइक वाला जो वर्ड है वो कितनी बार आया, 2 बार आया, ठीक है। उसके बाद ये काउंट करेगा कि ये जो लव वाला वर्ड है ये कितनी बार आया, 1 वर्ड आया। तो इसे कहते हैं टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये टेक्स्ट को मैथमेटिकल या फिर स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि एल्गोरिथम इसको एनालाइज कर पाए। और इसके लिए कौन सी चीज यूज करते हैं आर में, दैट इज टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको आप बनाओगे, आप इसका कोड लिखोगे, ठीक है। तो इस चीज के लिए तैयार रहना। अब आता है सिग्निफिकेंस। अब ये टेक्सचुअल एनालिसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो मैं आपको अभी सिग्निफिकेंस पढ़ाऊंगी, इसके बाद मैं आपको कुछ और पढ़ाऊंगी। अगर आपने सिग्निफिकेंस ढंग से समझ लिया ना, तो जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा मिनटों में, क्योंकि सिग्निफिकेंस से मिलता जुलता ही मैंने सब लिखा है ताकि आपको याद करने में जरा सी दिक्कत ना हो। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग अ कस्टमर ओपिनियन एंड प्रीफरेंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेक्सचुअल एनालिसिस का ये है, वो ये है कि कस्टमर के ओपिनियन को ढंग से समझता है रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। कस्टमर अपना जो भी ओपिनियन होते हैं या अपना एक्सपीरियंस कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फीडबैक लिख के, ऑनलाइन रिव्यू लिख के, कंप्लेंट फॉर्म में, ईमेल या सोशल मीडिया कमेंट पे। तो टेक्सचुअल एनालिसिस क्या करता है कि पॉजिटिव नेगेटिव ओपिनियन को ये ऑर्गेनाइज करता है और हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कस्टमर की लाइक और डिसलाइक को समझ सके। फॉर एन एग्जाम्पल पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में जितने एग्जाम्पल लिख के आओगे उतना फायदा होगा। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, उसने 1000 ऑफ प्रोडक्ट रिव्यू को कलेक्ट किया। टेक्सचुअल एनालिसिस की हेल्प से अब कंपनी ये आइडेंटिफाई कर रही है कि कस्टमर अप्रिशिएट कर रहा है प्रोडक्ट क्वालिटी को, लेकिन वो डिससेटिस्फाई है डिलीवरी डिले से, ठीक है। तो अब कस्टमर को पता चल गया कि उसे कहाँ, अब कंपनी को पता चल गया कि उसे कहाँ काम करना है, अब उसे लॉजिस्टिक सिस्टम पे काम करना है अपने। इस तरीके से ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग बेटर डिसीजन मेकिंग। देखो टेक्सचुअल एनालिसिस बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और अगर इस यूजफुल इंफॉर्मेशन का यूज करके मैनेजर जो है कोई डिसीजन ले, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि वो एक्चुअल ओपिनियन को, एक्सपीरियंस को, कस्टमर स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक होटल ने कस्टमर फीडबैक को एनालाइज किया और ये पाया कि जो कस्टमर हैं उन्होंने ये बताया है कि वो रूम सर्विस ना बड़ी स्लो है इनके होटल की, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। तो मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि हम ज़्यादा स्टाफ रखते हैं ताकि रूम सर्विस जल्दी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च एंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन टेक्सचुअल एनालिसिस का यूज़ करती है ट्रेंड और चेंज जो हो रहा है मार्केट प्रीफरेंस में उसको देखने के लिए। टेक्सचुअल डेटा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, ब्लॉग, न्यूज़ आर्टिकल, इनको कंबाइंड करके ये देखती है कि कस्टमर का इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है, कौन से नए प्रोडक्ट की डिमांड होने वाली है, या कंज्यूमर का बिहेवियर किस दिशा में मुड़ रहा है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक फैशन कंपनी है, उसने सोशल मीडिया पोस्ट देखी और ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग हैं ना वो सस्टेनेबल क्लोथिंग के बारे में बड़ा डिस्कशन कर रहा है। तो उसे पता चल गया कि अब कस्टमर को क्या चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहिए। उसने अगले दिन ही इको फ्रेंडली क्लोथिंग अपनी शुरू कर दी, क्योंकि कस्टमर की डिमांड भी उसी चीज़ की आनी थी और उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, ठीक है। देन आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस इंप्रूवमेंट। टेक्सचुअल एनालिसिस की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की डिफेक्ट, लिमिटेशन और वीकनेस को देख पाते हैं और
उसमें चेंज लेकर आ पाते हैं, उसको इम्प्रूव कर पाते हैं, ठीक है। दिस मेजरिंग अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इवल्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि उनका जो फीडबैक है उसको कलेक्ट करती है थ्रू द हेल्प ऑफ सर्वे एंड रिव्यू, और फिर उसके बाद ये देखती है कि उनके जो सेंटीमेंट है वो सेटिस्फाइड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं या न्यूट्रल है। इसके अलावा भी मैंने 1-2 पॉइंट दिए हैं एंड दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट, आप इन्हें आराम से खुद पढ़ सकते हो। देन आता है एप्लीकेशन। देखो मैंने क्या बोला था, अगर ऊपर वाली चीज़ ढंग से समझ ली तो एप्लीकेशन तो बिल्कुल बढ़िया से समझ आ जाएगा। अब टेक्सचुअल एनालिसिस का एप्लीकेशन कहाँ होता है, मतलब कहाँ हम इसे अप्लाई करते हैं, तो कस्टमर के फीडबैक को एनालाइज करने के लिए अप्लाई करते हैं, है ना। कैसे अप्लाई करते हैं वो तो मैंने ऊपर समझा ही दिया है। नेक्स्ट मार्केट की रिसर्च करने के लिए, मार्केट बिजनेस जो है वो मार्केट ट्रेंड को, कस्टमर प्रीफरेंस को समझता है टेक्सचुअल एनालिसिस की हेल्प से, है ना। ब्लॉग रिव्यू, सोशल मीडिया का जो भी टेक्स्ट है उसको एनालाइज करके। देन सेंटीमेंट एनालिसिस। देखो सेंटीमेंट एनालिसिस ना एक टेक्निक है जिसे हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। सेंटीमेंट एनालिसिस क्या करता है कि जो भी टेक्स्ट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है कि पॉजिटिव, न्यूट्रल या फिर नेगेटिव से ओपिनियन है ना। और उसकी बेसिस पे कस्टमर ये देख, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फिर उस बेसिस पे ये देखता है कि कस्टमर का ओरिएंटेशन कहाँ ज़्यादा है, मतलब कस्टमर पॉजिटिव बातें ज़्यादा कर रहे हैं, नेगेटिव या न्यूट्रल ओपिनियन ज़्यादा है। देन है सोशल मीडिया एनालिसिस। देखो ऑर्गेनाइजेशन जो पोस्ट कमेंट डिस्कशन होता है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, उस सबको एनालिसिस करती है और पीपल का ओपिनियन और ट्रेंड को समझती है। देन प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। कैसे होता है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, ऊपर समझाया था वही कि वीकनेस आइडेंटिफाई करके। देन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और अलग पॉइंट है। क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन देखती है अपने कॉम्पिटिटर के रिगार्डिंग कि कॉम्पिटिटर के बारे में लोग कैसे रिव्यू दे रहे हैं, कैसा फीडबैक दे रहे हैं, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और फिर उससे बेटर परफॉर्म करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी ने कस्टमर रिव्यू पढ़ा अपने कॉम्पिटिटर का और उन्हें पता चला कि जो कस्टमर हैं वो अपने उनके कॉम्पिटिटर की सेल आफ्टर सर्विस से डिससेटिस्फाई हैं। तो कंपनी ने क्या सोचा, मजा आ गया, अब इसी पे काम करना है और अपने प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से बेटर बनाने हैं। उन्होंने अपनी सेल आफ्टर सर्विस पे काम किया और लोगों ने देखा कि भाई ये वाला तो अच्छा नहीं कर रहा लेकिन इस बंदे की सेल आफ्टर सर्विस बड़ी सही है, सारे कस्टमर उसके पास पहुंच गए। तो इस तरीके से काम करता है। देन रिस्क मैनेजमेंट एंड फ्रॉड डिटेक्शन में हेल्प करता है, एकेडमिक रिसर्च में भी हेल्प करता है। अब आ जाते हैं चैलेंजेस पे। क्या क्या चैलेंजेस हैं टेक्सचुअल एनालिसिस के। तो देखो टेक्सचुअल एनालिसिस एक पावरफुल टूल तो है, लेकिन देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कुछ कमियां तो इसमें भी होंगी, ठीक है। पहला है अनस्ट्रक्चर्ड नेचर ऑफ टेक्स्ट डेटा, मतलब जो टेक्सचुअल डेटा होता है ना वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे एक्सेल शीट में नहीं आ जाता है, जैसे एक्सेल शीट में आपके नंबर आ जाते हैं रो एंड कॉलम में, ऐसे इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। इसमें पैराग्राफ होते हैं, सेंटेंस होते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसे ऑर्गेनाइज और एनालाइज करना बड़ा डिफिकल्ट है। दूसरा एम्बिग्विटी ऑफ द लैंग्वेज। देखो ह्यूमन लैंग्वेज ऐसी है ना कि एक शब्द के मल्टीपल मीनिंग होते हैं। मान लो मैंने लिखा बैंक, अब आप बता दो मैं कौन से बैंक की बात कर रही हूँ, आप लोगों के दिमाग में क्या आया होगा, जिसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं। बट रिवर बैंक की भी तो बात कर रही हो सकती हूँ ना मैं। रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा, उसे भी तो बैंक ही कहते हैं। तो हो गया ना कंफ्यूजन। बस ऐसे ही कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो सकता है जब आप ही कंफ्यूज हो सकते हो, एंड दैट इज एम्बिग्विटी ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ सिनोनियम एंड वेरिएशन। देखो एक ही वर्ड के ना कई सारे मतलब होते हैं। अब ये ना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि किस सेंस में वो बात कही जा रही है, क्योंकि अगर पिछली बात उसका कॉन्टेक्स्ट ना पता हो ना तो चीज़ें बड़ी ना ऐसे हो जाती हैं खराब, पता ही नहीं चलता, ठीक है। देन है स्पेलिंग एरर एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। अब हर कोई ना क्या कहते हैं सारी चीज़ें बड़े ढंग से नहीं लिखता, और जब से ये जेंजी वाली लैंग्वेज आई है ना तब से तो भाई बड़ी दिक्कत आ गई है। जैसे एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं कुछ लोग, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। लाइक अगर किसी को लिखना है गुड तो उसने लिख दिया गुड, अब कंप्यूटर तो कंफ्यूज हो गया ना, ये कौन सा नया वर्ड है, उसने तो इसे नया वर्ड कंसीडर कर लिया। अब मान लो जेंजी लैंग्वेज में GRD8 लिख दिया, GR8 मतलब ग्रेट। अब कंप्यूटर को थोड़ी पता कि तुम ग्रेट को ऐसे लिख रहे हो, कंप्यूटर तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये भी एक चैलेंज है। देन है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। देखो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बहुत बड़ा, बहुत सारा डेटा जो है जनरेट करती है इन अ फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल डेटा, हर एक दिन इन अ फॉर्म ऑफ ईमेल, वेबसाइट, सर्वे एंड सोशल मीडिया। इतने लार्ज डेटा को हैंडल करना ना आसान नहीं होता, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। देन है कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड आर यूज्ड इज वेरी चैलेंजिंग। समथिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस डिपेंड ऑन अ सराउंडिंग वर्ड्स। जैसे कि सेंटेंस द प्रोडक्ट इज नॉट बैड एक्चुअली इंडिकेट पॉजिटिव ओपिनियन इवन थो द वर्ड बैड इज यूज। तो अगर हमने कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा
तो चीज़ें तो ख़राब हो जाएंगी। अब कंप्यूटर भी ना कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाता, अब वो क्या करेगा, टोकनाइजेशन कर देगा। उसने देखा बैड आ रहा है, भले ही नोट आ रहा है, उसने इस चीज़ को नहीं देखा बैड आ रहा है, तो उसने क्या कंसिडर कर दिया कि ये एक नेगेटिव रिव्यू है। लेकिन क्या ये नेगेटिव है? नहीं, ये तो पॉजिटिव रिव्यू है ना। तो ये भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज। देखो इसे बड़े ध्यान से समझना, आयरनी या सार्काज़म। देखो, हो सकता है कि आप पढ़ाई ना कर रहे हो और आपकी मम्मी को या आपके पापा पर आपको बड़ा गुस्सा आया, तो गुस्से में उन्होंने ये कहने की जगह कि तू पढ़ाई नहीं कर रही है या तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, उन्होंने कह दिया बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई कर रही है ना तू, या बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई कर रहा है ना तू। अब ये सेंटेंस कितना पॉजिटिव है ना, ये तुम्हें पता है कि ये पॉजिटिव नहीं है, ये तो नेगेटिव सेंटेंस है। बट अगर तुम ये बात कंप्यूटर को लिखोगे तो कंप्यूटर को क्या लिखेगा, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। अब ये तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें गुस्से में कह रही है, तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो बस यही हो जाता है, कंप्यूटर को नहीं पता है कि हम ह्यूमंस हैं, हम पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देते हैं, और यही आ जाता है चैलेंज। ठीक है। देन आता है मल्टी लैंग्वेज टेक्स्ट, मतलब कई सारी लैंग्वेज में टेक्स्ट होता है और हर एक लैंग्वेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। बट हम क्या करते हैं, हिंदी इंग्लिश को मिला के लिख देते हैं। अब कंप्यूटर कंफ्यूज है कि कौन सी टेक्निक कहाँ लगानी है। तो दीज आर द चैलेंजेस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टेक्निक ऑफ टेक्सचुअल एनालिसिस। अब टेक्सचुअल एनालिसिस की कई सारी टेक्निक है। पहला है टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे हम लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल डेटा को एनालाइज करके पैटर्न डिस्कवर करते हैं, रिलेशनशिप या ट्रेंड देखते हैं। ये ना मेथड स्टैटिकल, लैंग्विस्टिक और कंप्यूटर साइंस के सारे मेथड्स को कंबाइंड करता है टेक्स्ट डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है यूजफुल नॉलेज को, हिडन जो यूजफुल नॉलेज है ना, उसको बाहर निकालना है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी एनालाइज थाउजेंड ऑफ कस्टमर रिव्यू, ताकि वो कॉमन इश्यू जो है जैसे पुअर डिलीवरी सर्विस या प्रोडक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम, वो सब हाईलाइट कर सके। नेक्स्ट टेक्निक आती है टेक्स्ट कैटेगराइजेशन। देखो टेक्स्ट कैटेगराइजेशन क्या करता है, जो भी टेक्सचुअल डेटा है ना, उसको डिफरेंट कैटेगरी या ग्रुप में डिवाइड कर देता है बेस्ड ऑन अ टेक्स्ट। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल डेटा है ना, उसको मीनिंगफुली अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दे। अब इसकी एप्लीकेशन अगर हम समझें, लेकिन उससे पहले टेक्निक्स पे ध्यान दे लेते हैं। तो टेक्निक क्या है, टेक्स्ट कैटेगराइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स है, नेव बेस, सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है। और हम जो आर में यूज करने वाले हैं दैट इज डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स। तो याद रखना आर में हम कौन सी यूज करेंगे, प्रैक्टिकल में हम इसको समझेंगे। अब एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन है ईमेल क्लासिफिकेशन में। देखो बहुत सारे ईमेल आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन ईमेल को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। जैसे कि कंप्लेंट ईमेल है, क्वेरी है, फीडबैक है, स्पैम है या प्रमोशनल मैसेज है। देन है कस्टमर फीडबैक क्लासिफिकेशन। कस्टमर का जो भी फीडबैक आता है ना, उसको भी ये क्लासीफाई कर देता है डिफरेंट कैटेगरी में, लाइक प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके इशू है, डिलीवरी इशू है, प्राइस इशू है या सर्विस रिलेटेड इशू है। नेक्स्ट आता है न्यूज़ आर्टिकल क्लासिफिकेशन, मतलब जो भी न्यूज़ एजेंसी है ना, वो लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स को डेली पब्लिश करती है। तो टेक्स्ट कैटेगराइजेशन क्या करता है, ये जो आर्टिकल्स हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देता है। लाइक कैटेगरी क्या हो सकती है, स्पोर्ट्स रिलेटेड आर्टिकल है, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी या एंटरटेनमेंट। इसके अलावा आता है डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ना लार्ज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट रखती है, लाइक रिपोर्ट, फाइल और रिकॉर्ड्स, है ना। तो टेक्स्ट कैटेगराइजेशन क्या करता है, वो इन डॉक्यूमेंट को अप्रोप्रिएट फोल्डर में डाल देता है। लाइक फाइनेंस डॉक्यूमेंट है या ह्यूमन रिसोर्स डॉक्यूमेंट है, मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है या लीगल डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रिव्यू क्लासिफिकेशन, मतलब कंपनी क्या करती है, जो प्रोडक्ट के रिव्यू है ना, उन्हें स्पेसिफिक फीचर के बेसिस पे डिवाइड कर देती है। लाइक क्वालिटी से रिलेटेड रिव्यू है, प्राइस से, डिजाइन से या परफॉर्मेंस से। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्निक पे, दैट इज सेंटिमेंटेड एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस, तो देखो इसमें क्या होता है, मान लो किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रिव्यू दिए जा रहे हैं, है ना। अब उन रिव्यू, ओपिनियन या भी जो भी बात एक्सप्रेस करी गई है, उस सारे टेक्सचुअल डेटा को ना आइडेंटिफाई करा जाता है और ये देखा जाता है कि वो रिव्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल फीलिंग है। ठीक है। अब उस बेसिस पे कंपनी ये देखती है कि ओपिनियन कैसा चल रहा है लोगों का। तो सेंटिमेंट एनालिसिस को इसलिए ओपिनियन माइनिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये एनालाइज करती है लोगों के ओपिनियन को इन अ रिटन टेक्स्ट। टाइप ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटिमेंट। पॉजिटिव सेंटिमेंट मतलब जो सेटिस्फेक्शन, अप्रूवल, एप्रिसिएशन दिखाते हैं, जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी एक्सीलेंट है, वेरी यूजफुल है, तो मतलब कस्टमर सेटिस्फाई है। नेगेटिव सेंटिमेंट मतलब डिससेटिस्फेक्शन, कंप्लेंट या क्रिटिसिज्म। और न्यूट्रल सेंटिमेंट मतलब कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है ही नहीं। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, देखो
कस्टमर सेटिस्फेक्शन एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका सेंटिमेंट एनालिसिस का एप्लीकेशन है ना, वो यही है कि हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को समझ पाएँ। ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर का फीडबैक कलेक्ट करती है रिव्यू, रेटिंग या सर्वे के फॉर्म में। फिर उसके बाद ये देखती है कि कस्टमर का जो रिव्यू रेटिंग आया है उसमें पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा है या न्यूट्रल चीज़ें ज़्यादा है, और उस बेसिस पे ये देखती है कि भाई कौन सी चीज़ हमारी डोमिनेट कर रही है, नेगेटिव चीज़, पॉजिटिव चीज़ या फिर न्यूट्रल चीज़। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। देखो सेंटिमेंट एनालिसिस की हेल्प से कंपनी वीकनेस जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वो देख पाती है, और नेगेटिव ओपिनियन जो भी होते हैं ना, वो नेगेटिव ओपिनियन जो भी होते हैं उनकी हेल्प से कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो देख लेती है। देन ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन सेंटिमेंट एनालिसिस की हेल्प से ये समझ पाती है कि कस्टमर का परसेप्शन क्या है उसकी ब्रांड के बारे में। नेगेटिव पब्लिक का जो ओपिनियन है टेक्सचुअल डेटा में, वो उसकी हेल्प से डिटरमाइन करती है कि ब्रांड का इमेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देन सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल डेटा जनरेट करता है जहाँ पे पीपल अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। तो सेंटिमेंट एनालिसिस क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो पब्लिक के ओपिनियन जो है रियल टाइम में वो एनालिसिस करके ये देख सके कि लोगों का क्या विचार है उनकी ब्रांड के बारे में। जैसे when a company launch a new product, customer share their opinion on social media. By analyzing a comment, कंपनी ने क्विकली अंडरस्टैंड कर लिया कि कस्टमर क्या चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं और क्या चीज़ लाइक कर रहे हैं और क्या चीज़ डिसलाइक कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट इज मार्केट रिसर्च एंड कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कंज्यूमर की प्रीफरेंस, उसकी एक्सपेक्टेशन और उसके बिहेवियर को समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, क्लोथिंग कंपनी एनालाइज कस्टमर कमेंट ऑन सोशल मीडिया एंड ऑब्जर्व द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट। अब कंपनी ने इको फ्रेंडली क्लोथिंग जो है इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो ऊपर वाले पॉइंट है। अरे देखो, क्योंकि ये सारी की सारी जो टेक्निक है वो टेक्सचुअल एनालिसिस की है, तो उसके जैसी ही चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, ठीक है। या आप ये कह लो कि इन दिनों टेक्निक को मिला के मैंने एप्लीकेशन लिखी थी टेक्सचुअल एनालिसिस की, ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। अब सेंटिमेंट एनालिसिस के ना दो मेन अप्रोच होते हैं। एक होता है लेक्सन बेस्ड मेथड। इसमें क्या होता है कि प्री डिफाइंड डिक्शनरी होती है वर्ड्स की, जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और कुछ न्यूट्रल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब जो भी सेंटेंस आता है उसके वर्ड्स को मैच करा जाता है इस डिक्शनरी से। अगर पॉजिटिव वर्ड्स हैं तो पॉजिटिव वर्ड्स के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, नेगेटिव वर्ड्स की और न्यूट्रल वर्ड्स की। फिर ना गिना जाता है, फिर फ्रीक्वेंसी काउंट होता है कि पॉजिटिव वर्ड्स कितने हैं। मान लो 12 पॉजिटिव हैं, नेगेटिव जो है वो 11 है, न्यूट्रल 10 हैं, और फिर देखा जाता है कि कौन सी चीज़ डोमिनेट कर रही है। इसके अलावा आता है मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है कि हम मॉडल को खुद ट्रेन करते हैं। मान लो 5 वर्ड लिए, लाइक, ठीक है, बैड, ठीक है, गुड, एवरेज। अब इन 5 वर्ड को मैंने खुद से टैग प्रोवाइड किया कि जो लाइक है वो पॉजिटिव वर्ड्स है, गुड भी पॉजिटिव वर्ड्स है, बैड नेगेटिव वर्ड्स है, और एवरेज मेरा न्यूट्रल वर्ड है। अब मैंने ऐसे इन टैग प्रोवाइड करके जो मशीन है उसको ट्रेन कर दिया, उस मॉडल को ट्रेन कर दिया। अब जो नया टेक्स्ट आएगा ना उसको वो खुद से क्लासीफाई कर पाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोच, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रोसेस। ऊपर जो हमने ये टेक्निक पढ़ी है ना, इन तीनों टेक्निक का मैंने एक ही प्रोसेस का पूरा डायग्राम बनाया। क्यों? क्योंकि इन तीनों टेक्निक में ये जो 5 स्टेप हैं वो बिल्कुल कॉमन है। आपसे कोई सी भी टेक्निक पूछी जाए, आपको ये पांचों के पांचों स्टेप तो लिख कर आने हैं, और उसके बाद फिर देखना है कि अगर टेक्स्ट माइनिंग पूछा है तो ये वाले स्टेप लिखने हैं, टेक्स्ट कैटेगराइजेशन पूछा है तो ये वाले लिखने हैं, और आपको सेंटिमेंट एनालिसिस पूछा है तो ये वाले लिखना है। अब इन स्टेप्स को ही थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास रॉ टेक्स्ट आता है, उसके बाद उस डेटा को कलेक्ट करा जाता है, देन उसको क्लीन करा जाता है। क्लीन कैसे करा जाता है? जो मैंने अभी आपको टेक्सचुअल एनालिसिस का प्रोसेस पढ़ाया था ना, उसमें क्लीनिंग पढ़ाई थी, सेम। उसके बाद उसे टोकनाइज किया जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में डिवाइड करा जाता है। देन उसके जो भी स्टॉप वर्ड होते हैं वो सब रिमूव कर दिए जाते हैं, एंड देन फिर उसके बाद स्टैमिनिंग एंड लिमिटाइजेशन किया जाता है। अब ये क्या होता है? मान लो अगर 2 वर्ड लिखे हैं, 3 वर्ड लिखे हैं, प्लेड, प्लेइंग एंड प्ले। क्या आपको लग रहा है कि ये सब अलग वर्ड है? नहीं, सेम ही है। इनका रूट वर्ड क्या है? प्ले ही है।
तो ये वाला स्टेप क्या करता है कि सारे वर्ड्स को उसके रूट वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। वरना आगे चल के जब एनालिसिस होगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, प्लेट को अलग आइडेंटिफाई करेगा, इसको अलग और इसको अलग कंसीडर करेगा। बट अगर सबको रूट वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्ले में, तो वो सबको एक जैसा ट्रीट करेगा। तो ये प्रोसेस ये करता है। अब इतना करने के बाद अगर टेक्स्ट माइनिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी और पैटर्न डिटरमाइन करना होगा कि कोई पैटर्न आ रहा है क्या टेक्स्ट में, कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है क्या, और फिर इस पैटर्न को या ट्रेंड को इंटरप्रेट करना होगा। अगर टेक्स्ट कैटेगराइजेशन करना है तो हमें क्या करना होगा कि जो भी वो डेटा है उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, ठीक है, और फिर मॉडल को इवोल्यूट करना होगा कि कौन सी वाली कैटेगरी का कैसा रहा है। अगर सेंटिमेंट एनालिसिस करना होगा तो हमें क्या करना होगा कि ये जो भी वर्ड्स हैं इनको ओपिनियन के हिसाब से डिवाइड करना होगा कि पॉजिटिव ओपिनियन है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। एंड देन उसके बाद हमें सेंटिमेंट स्कोरिंग और क्लासिफिकेशन करनी होगी। मतलब हमें ये देखना होगा कि कौन सा वर्ड जो है ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, पॉजिटिव ओपिनियन डोमिनेट कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है या न्यूट्रल ओपिनियन डोमिनेट कर रहा है। सो आई होप इस चार्ट की हेल्प से आपको जो ये इतने बड़े प्रोसेस थे वो बड़े आराम से समझ आ गए होंगे। इस चार्ट को डिटेल में पढ़ लेना, इसमें सारे प्रोसेस जो है, सारी टेक्निक के, इवन पूरे टेक्सचुअल एनालिसिस का जो भी पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो इसी के साथ आपकी बिजनेस एनालिटिक्स की यूनिट 5 होती है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अगर आपको नोट्स परचेस करने हैं जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही थी, तो आप इन्हें बाय कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।